देखिए भाई, आपका संविदा अधिनियम में धारा 16 कल बताई गई थी आपका, यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस या असम्यक असर के बारे में। उस उसमें आपका बताया गया था कि अगर एक पक्षकार इस हैसियत में है, यानी कि इस स्टेटस में है या इस परिस्थिति में है कि वह दूसरे पक्षकार की इच्छा को डोमिनेट कर सकता है। डोमिनेट का मतलब कि कुचल सकता है या अधिशासित कर सकता है या दबा सकता है, और पहले पक्षकार ने इस हैसियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और दूसरे पक्षकार की इच्छा को दबाया, और दबाकर उचित नहीं बल्कि कैसा फ़ायदा उठाया, अनुचित। तो ये माना जाएगा कि पहले पक्षकार ने दूसरे पक्षकार पर असम्यक असर डाला, अनड्यू इन्फ्लुएंस डाला। इस संविदा का प्रभाव क्या होगा? तो इस कॉन्ट्रैक्ट का प्रभाव आपका 19A में दिया गया है, और काफ़ी क्वेश्चन ये बना भी है आपका भाई 19A से भी। 19A कब जोड़ी गई, ये एक क्वेश्चन यूपीजे में बना है, तो कल लिखवाया भी गया था कब जोड़ी गई, 1899 ईस्वी में। और एक और नया क्वेश्चन निकाला गया था, वह नया क्वेश्चन ये था कि साक्ष्य अधिनियम में सबसे पहला नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे पहला संशोधन किस सन में हुआ था? तो आपका जवाब रहेगा 1899। आ सकता है, ये क्वेश्चन अब तक के इतिहास में कभी पूछा नहीं गया है, और वर्तमान में मैं बता दूं ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आ सकता है, पूरा चांस है आपका, और लिखवाया भी गया था। अब आइए देखा जाए आपका 16 के बाद आपका सेक्शन 17, यानी कि आपका धारा 17। बैठिए नेताजी हो। हाँ भाई बैठिए। नहीं, अब धीरे धीरे भाई एग्ज़ाम अब ख़त्म हुआ तो अपना लोग आएंगे धीरे धीरे। अब देखिए इसी में भाई बहुत दबाव ज़्यादा है कि बिहार एपीओ का शाम को लगाया जाए। अब दिक्कत यह है कि भाई अभी आपका कोई ख़त्म हो तब तो लगाया जाए, तो अभी आपका रोका गया है कि बिहार एपीओ मेंस का एक लास्ट में लगाया जाएगा। थोड़ा एडजस्ट अभी समय नहीं हो पा रहा है, तो अभी कुछ समय के बाद लगाया जाएगा, ताकि अपना लोग आराम से जो परीक्षा देकर थक हार गए हैं, घर गए हैं, आ जाए तब लगाया जाए। सुबह एक बैच चल ही रहा है भाई, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। देखिए आपका सेक्शन 17 से भी आपका क्वेश्चन बनता है। धारा 17 से आपका कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन बनता है उसको सतर्क होकर देखना है, और आपका यूपीजे में 2018 में ये क्वेश्चन बना भी था। फिर आपका यूपीजे में हमेशा एक क्वेश्चन लगभग धारा 17 से बन जाता है। तो 17 का पहले भूमिका देखिए भाई, तब आपका और चीज़ें बताई जाएंगी, बेयर एक्ट बताया जाएगा, तमाम बातें। लेकिन सबसे पहले आप धारा 17 की भूमिका देखिए, और धारा 17 या 17 जब पढ़ेंगे तो कौन कौन सा सेक्शन आपको ऐड करना होगा। तो पहले उन सेक्शनों को लिख दिया जाए जो धारा 17 के साथ पठनी है, यानी कि रीड विथ या R/W। तो धारा 17 पढ़िएगा। धारा 17 के बाद धारा 19 आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन, और इसके साथ धारा 64 पढ़ना पड़ेगा। यानी कि संविदा अधिनियम की 3 धारा कौन कौन, 17, 19 और तीसरा कौन सा, 64। इसके बाद आपको हम अपकृत में पढ़ाएंगे, यानी कि टाट भी आपको बताएंगे हल्का सा। आपका कह सकते हैं कि धारा 17 के साथ, यानी कि फ्रॉड के साथ, तो टाट में भी हल्का सा देखना पड़ेगा। फिर आपका आईपीसी में भी जाना है, और आईपीसी में जो जाना है आपका कह सकते हैं वह
सेक्शन 25 मुख्य रूप से पढ़ना है और 415 से लेकर 420। इसी के साथ आपका बैठिए भाई, इसी के साथ अभी 2 एंगल से और पढ़ना है। एक इक्विटी का नियम भी जानना है, और इक्विटी का जो नियम है पूछा भी जाता है बिहार में कि इक्विटी की मांग करने वाले को, साम्य की मांग करने वाले को स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति साम्य के आधार पर अपने हक की मांग कर रहा है उसे स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। जैसे कि आपका इसका भावार्थ निकाला जाता है वर्तमान में, जैसे है कि आप आ रहे हैं तो हाथ धुल कर आइए, क्योंकि कोरोना फिर से क्या हो रहा है, आपका माने बैक हो रहा है, तो आपका ये भी सतर्क रहना है। देख, यानी कि कुल मिलाकर अब हाथ धोना, यानी कि अगर हाथ धुले रहेंगे तो जो कीटाणु रहेंगे मर जाएंगे और आपको बीमारी नहीं होगी। तो साम्य का क्या नियम है, इक्विटी का क्या नियम है, तो हम इक्विटी से ही शुरू करते हैं। पहले सब बता लिया जाए, तब आपका लास्ट में कौन आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। पहले जितनी बातें हैं एक्स्ट्रा वह 2-2 लाइन जानिए, उसके बाद से लास्ट में कौन चीज़ बताई जाएगी, संविधान नियम। देखिए भाई एक एक करके इक्विटी से ही शुरू करते हैं आपका, और ये इंटरव्यू में काफ़ी काम करेगा। आपका मेंस में भी अगर हल्का सा कोरिलेट कर दिए तो ये काफ़ी काम करता है भाई। देखिए आपको इसको देखा जाए, जो साम्य का सिद्धांत है कि साम्य चाहने वाले को स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हाथ सैनिटाइज करके आए, इसका मतलब दूसरा है। इसका आपका भावार्थ निकाला जाता है, और भावार्थ देखिए क्या है, बिहार में पूछा भी गया है। चूँकि साम्य यानी कि इक्विटी, आपका इसी बार बिहार जे में पूछा था कि इक्विटी किस पर आधारित है, गुड कंसेंस पर। गुड कंसेंस मतलब अंतःकरण पर। अंतःकरण का मतलब ये हुआ कि जो दिल से बातें निकले, अर्थात जो अंतर आत्मा से बात निकले, अर्थात किसी विषय के बारे में अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आपकी अंतर आत्मा इस विषय में क्या कहती है, तो जो वह अपनी अंतर आत्मा से बातें निकालेगा वही बातें क्या कहलाती हैं, इक्विटी। और इस बार बिहार जे में आया भी था कि साम्य किस पर, साम्य मतलब क्या, तो साम्य मतलब कि गुड कंसेंस मतलब क्या, अंतःकरण। आया भी था इस बार भाई बिहार जे में। चूँकि साम्य अंतःकरण न्याय पर आधारित है, ईमानदारी पर आधारित है, प्राकृतिक न्याय के नियमों पर आधारित है, अतः फ्राडियों नहीं भाई, वो गलत शब्द है, अतः कपट करने वालों का, फ्रॉड करने वालों को आपका साम्य में कोई स्थान नहीं है। हेलो, अभी हम फोन करते हैं थोड़ा देर बाद। अतः कपट करने वालों को साम्य में कोई स्थान नहीं है, और जिसके हाथ गंदे हैं अर्थात जो स्वयं दोषी है उसे साम्य कोई सहयोग या कोई रिलीफ नहीं देगा। आइए एक इसको उदाहरण से देखा जाए, जो फ्रॉड किया है अच्छे से उदाहरण देखिए। 2 व्यक्ति थे और राजमार्ग पर लूट किए, राबरी किए, और जो राबरी में धन लूटे थे उस धन के बंटवारे को लेकर उन लोगों में विवाद हो गया। तत्पश्चात एक लुटेरा न्यायालय में चला गया, साम्य न्यायालय में, और कहा कि हजूर हम लोग लूटे थे और दूसरा लुटेरा बेईमानी कर दिया, अतः आप बराबर बराबर पैसा क्या करिए, बंटवा दीजिए। तो आप बताइए, जो न्यायालय में गया है क्या उसके हाथ स्वच्छ हैं?
कि वह स्वयं दोषी है, स्वयं दोषी है, तो इक्विटी क्या ऐसे लोगों को कोई सहायता करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। और न्यायालय ने इस दोनों को जेल भेजा कि आए हो लूट करके और कह रहे हो कि माल का बंटवारा करा दीजिए। ये तो शुद्ध रूप से प्राकृतिक माने न्याय का क्या होगा? गला दबा देना। यानी कि इसका मतलब आपका फ्रॉड या कपट या धोखा या प्रवंचना को हमने कहाँ सेट किया? इक्विटी में। अब आइए, फ्रॉड एक ऐसा शब्द है जो आपका मिलेगा, कह सकते हैं कि आईपीसी में भी। आईपीसी में कपटपूर्ण शब्द को सेक्शन 25 में परिभाषित किया गया है। पूछा भी जाता है, कपटपूर्ण का मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति प्रवंचना करने, धोखा देने के इरादे से कार्य करता है तो हम कहते हैं कि वह कपटपूर्ण कार्य किया है। यानी कि ए बी को धोखा देने के इरादे से अगर कोई कार्य करता है तो सेक्शन 25 आईपीसी बताता है कि ये कार्य क्या माना जाएगा? कपटपूर्ण। जैसे कि फिल्मों का भी सहारा आप ले सकते हैं, बबली बंटी का ले सकते हैं कि फ्रॉड करने के लिए पूरा ताजमहल ही क्या किया जाता है? बेच दिया जाता है। तो ये क्या धोखा देने का इरादा रहता है कि नहीं रहता है? तो ऐसी दशा में क्या माना जाएगा? फ्रॉड, निश्चित तौर पे। यानी कि कपट करना अपराध भी है। कपटपूर्ण शब्द को आईपीसी की धारा 25 में परिभाषित किया गया है और चीटिंग या छल या कपट या धोखा देना या प्रवंचना करना शुद्ध रूप से आपका आईपीसी की धारा 415 से लेकर 420 तक में दंडनीय है। कहाँ से कहाँ तक? 415 से 420। अब अपकृत्य में आइए। कपट एक ऐसा संव्यवहार है जो अपकृत्य भी है, और टाट में जो व्यक्ति आपके साथ फ्रॉड किया है, अपकृत्य विधि के तहत आप उससे क्षतिपूर्ति वसूल सकते हैं। यानी कि कपट एक अपकृत्य है और इसके लिए क्या वसूला जा सकता है? मुआवजा। ये आपका टाट में हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट में आ जाइए। संविदा अधिनियम की धारा 17 में कपट को परिभाषित किया गया है और कपट कॉन्ट्रैक्ट में भी आएगा। और आपका कह सकते हैं कि कब कहा जाएगा कि संविदा के एक पक्षकार ने दूसरे से धोखा देकर संविदा की है, इसका प्रभाव क्या होगा? तो आपका 17 में कपट को परिभाषित किया गया है, इसका प्रभाव 19 में है। और लाभ की वापसी जब संविदा शून्य न्यायालय करेगा तो लाभ की वापसी की धारा में 64। तीनों धारा एक साथ याद रखिए। कपट आपका अभी सामान्य बातें ही चल रही हैं भाई, अभी आपका बैरक शुरू नहीं हुआ। आपका थोड़ा ही भी बड़ी धारा है, थोड़ा सतर्क रहना है। कपट के आपका 3 एंगल से शुरुआती दौर में गलत न हो। 3 एंगल से मैं बता रहा हूँ। पहला एंगल बता रहा हूँ कि कपट कितने प्रकार का होता है। तो जो कपट के प्रकार होते हैं वह 2 प्रकार का होता है। एक साधारण कपट और दूसरा साइलेंट या चुप्पी या मौन द्वारा कपट। नोट्स में होगा भाई। अगर कोई व्यक्ति पूछे कि कपट कितने प्रकार का होता है तो कपट क्या मारेंगे? 2 प्रकार का, एक साधारण या जनरल कपट और दूसरा चुप्पी द्वारा कपट। चुप्पी माने साइलेंट रहना, साइलेंट मतलब चुप रहना, यानी कि न बोलकर कपट। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कितने प्रकार के कार्यों को
साधारण कपट माना गया है। तो भाई सतर्क रहना है। 5 प्रकार के कार्य को साधारण या जनरल कपट माना गया। हम पांचों बताएंगे। कितने प्रकार के कार्यों को जनरल या साधारण कपट माना गया है? तो ये भी क्वेश्चन गलत न हो। कितने प्रकार के कार्य हैं? 5। यानी कि अगर संविदा का एक पक्षकार, अभी हम उदाहरण देंगे, पहले सामान्य बातें तो हो जाए। यदि संविदा का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से संविदा करता है, लेकिन इन 5 में से किसी एक या एक से अधिक कार्य को करके करता है, तो हम कहेंगे कि पहले पक्षकार ने दूसरे के साथ संविदा तो की, लेकिन क्या देकर संविदा की? धोखा। कपट का मतलब ये हुआ क्या? धोखा, प्रवंचना। इसको प्रवंचना भी कहते हैं। दूसरा आइए क्वेश्चन अगला देखा जाए। तो मैंने 5 प्रकार के कार्यों को क्या माना गया है? फ्रॉड। कौन सा फ्रॉड? चुप्पी द्वारा नहीं, बल्कि आपका साधारण। अब चुप्पी पर आ जाइए। चुप्पी पर पहले थोड़ा डिटेल में देखिए, तब आपका और बताया जाएगा भाई, ताकि क्वेश्चन एरिया कवर हो। ये नहीं कि आपका बताया जाए तो क्वेश्चन ना आए। चुप्पी जब भी बताया जाए, मौन जब भी बताया जाए, आपका तुल्य या इक्वल या समान बताया जाए, तो शुरुआती दौर में 3-4 एंगल से दिमाग बैठाना पड़ता है कंपटीशन के लिए। पहला एंगल आपका तुल्य या चुप्पी से। पहला एंगल आपको पढ़ना है एविडेंस की धारा 119, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा? 119। दूसरा एंगल आपका संविदा अधिनियम की धारा 17 का स्पष्टीकरण। कौन सा? स्पष्टीकरण हम बताएंगे। और एक और एंगल हम बताएंगे, आईपीसी की धारा 57। यानी कि आईपीसी की कौन सी धारा हम शुरुआती दौर में बताएंगे? 57। एक एक करके तीनों को पहले चलिए भाई। आपका संविदा अधिनियम लास्ट में 17 हम बताएंगे। पहले आईपीसी और एविडेंस निकाल लिया जाए। देखिए, साइलेंट या चुप या मौन रहना या बोलना ही नहीं, इसको कहते हैं बोलना ही नहीं। मौनी बाबा जैसे है। जैसे कि आपका कुंभ मेला लगा है और तमाम लोग मौनी बाबा बने हैं कि हम बोलेंगे नहीं, केवल लिख कर देंगे। मलाई चाहिए, पुआ चाहिए, काजू चाहिए, किशमिश चाहिए, और जाकर बाबाओं के यहाँ देखिए तो ऐशगाह है। ऐशगाह मतलब कि कहीं बाबा के यहाँ बड़े जाइए तो काजू, किशमिश, फल और मिठाई आपका देख लेंगे उनके रूम में, तो कहीं जगह नहीं रहेगी जहाँ खाली हो। पूरा काजू किशमिश का पैकेट क्या है। और कई बाबा हैं जो प्रसाद में 2-2 काजू और 2-2 किशमिश देते हैं। तमाम लोग कोचिंग के भी जाते हैं 2-2 किशमिश के लिए। साइकिल दौड़ा देंगे और दो किशमिश काजू के लिए पहुंच जाएंगे, भोजन भी करेंगे और बाबा का प्रसाद लेंगे, टीका करवाएंगे और सोशल मीडिया पर क्या करेंगे? हाँ, बाबा बाबा बाबा। अब क्या बताया जाए भाई, कई लोग नाराज़ हो जाते हैं, इसीलिए ज़्यादा अटैक नहीं किया जाता। कई लोग भाई नाराज़। अब कई बाबा के भक्त भी हैं, कोई आसाराम का, कोई आपका राम रहीम का, तो क्यों बताया जाए भाई उदाहरण, भक्त नाराज़ ना हो। देख ही रहे कि भक्त कितना सक्रिय है आजकल। तो देखिए, आपका 3 एंगल निश्चित तौर पे आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तब हम, चूँकि भाई धारा 17 बड़ी धारा है, इसकी अभी भूमिका ही चल रही है, बेयर एक्ट शुरू नहीं हुआ। अभी इसके बाद 2 केस बताएंगे, तब बेयर एक्ट और तब समझाया जाएगा, अभी नहीं। पहले ये जो सामान्य बातें हैं इधर उधर की, जो इससे कोरिलेट है, 2-4 मिनट पहले समझिए, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में क्या रहे, पहले बना रहे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 ये बताती हैं कि अगर कोई गवाह या विटनेस या साक्षी बोलने में असमर्थ है, तो वह अपना साक्ष्य
किसी अन्य प्रकार से दे सकता है, इशारा करके दे दे, चिन्ह बना कर दे दे या लिख कर दे दे। भाई इशारा करके दे दे, चिन्ह बना कर या करके लिख कर। अगर वह लिख कर देता है तो खुले न्यायालय में लिखना होगा, और जो वह लिख कर देगा उसे मौखिक साक्ष्य ही माना जाएगा, दस्तावेजी नहीं। तो कौन सा साक्ष्य माना जाएगा? मौखिक, यानी कि मुख से बोला गया, दस्तावेजी नहीं। अब आप कहेंगे कि यहाँ चुप्पी कहाँ से आ गई? तो चुप्पी है तो ना, कोई व्यक्ति मौनी बाबा है या मौन है तो क्या वह सक्षम साक्षी होगा कि नहीं होगा? और न बोले, कानून कहता है कि न बोलिए, आप क्या करिए? लिख कर दीजिए। दूसरा आपका तुल्य समझना है, क्योंकि तुल्य शब्द आपका कॉन्ट्रैक्ट की धारा 17 के एक्सप्लेशन में, जहां हम माने अलग से भी क्वेश्चन बनता है, चुप्पी द्वारा मौन बताएंगे, वहां आएगा। तुल्य का मतलब हुआ समान, इक्वल। तुल्य का मतलब क्या हुआ? समान। अब जैसे कि आपका एक उदाहरण आईपीसी से उठाया जाए 57 से, ये बताती हैं 57, यदि आजीवन कारावास की गणना दंड भिन्नों में करनी है यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट को अगर आधा निकालना है, तिहाई निकालना है, चौथाई हिस्सा निकालना है, तो आजीवन कारावास को कितने वर्षों के कारावास के इक्वल, तुल्य या समान माना जाएगा? तो कितने वर्षों के कारावास के? 20। कौन सी धारा? 20। कौन सी धारा बताती है आईपीसी की? आपका 57। फिर बैक होइए अब कॉन्ट्रैक्ट पर भाई। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 17 में, अब फिर बैक होइए, अब केस के एंगल से चला जाए तब आपका डिटेल में। 2 केस आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा। पहला जो पूछा गया है डेरी वर्सेज पीक का केस, और दूसरा आपका श्री कृष्ण वर्सेज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कितने केस कम से कम याद रखना है? 2। फिर एक बार याद रखें कौन कौन। पहला है डेरी वर्सेज पीक का केस, और दूसरा कौन सा लिखना पड़ेगा मेंस में भी? श्री कृष्ण वर्सेज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। देखिए आपका एंगल भाई हम डिटेल में बताएंगे इसको, बस लास्ट चल रहा है, उसके बाद सेक्शन शुरू किया जाए। डेरी जज का नाम पूछा यूपी में भाई, सतर्क रहना। हर साल डेरी वर्सेज पीक के वाद में जस्टिस हर्षैल ने कपट को सर्वप्रथम परिभाषित किया, और ये बता दिया कि कपट तब होता है जब कोई कथन किया गया हो और धोखा देने का इरादा हो। यानी कि कथन करते समय कथनकर्ता का इरादा हो कि हम इस कथन से दूसरे को क्या दे देंगे? धोखा, तो हम कहेंगे कि उसने कपट किया। अगर कथन करते समय धोखा देने का इरादा न हो, यानी कि फ्रॉड का इरादा न हो, फिर भी दूसरे व्यक्ति को फ्रॉड हो जाए, दूसरे व्यक्ति के प्रति कपट हो जाए, तो उसे कपट नहीं माना जाएगा। तो अगली धारा बनी है, क्या माना जाएगा? इरादा नहीं था फिर भी धोखा हो गया, तो 17 के बाद 18 एक धारा है, क्या माना जाएगा? आपका मिस रिप्रेजेंटेशन। फिर एक बार समझिए भाई, थोड़ा कठिन है ये, आपका यहीं पूछा भी जाता है, फिर एक बार मैं बता रहा हूँ। यदि धोखा देने का इरादा था, आशय था, तब तो भाई फ्रॉड माना जाएगा। और यदि धोखा देने का इरादा नहीं था फिर भी दूसरा व्यक्ति क्या खा गया? धोखा। तो इसी धारा 17 में फ्रॉड न मानकर
आपका कॉन्ट्रैक्ट की धारा 18 में क्या माना जाएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन या मिथ्या व्यपदेशन या दुर्व्यपदेशन, एक ही है। आइए आपका श्री कृष्ण का केस देखा जाए। श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वाद में ये केस 3-4 एंगल से दिमाग में बैठाए रहेगा। ये एक तो यह एविडेंस में पूछा जाता है और एविडेंस में जाकर स्टापेल से पूछा जाता है, विबंध से। साक्ष्य अधिनियम में किससे बनता है, विबंध से। कॉन्ट्रैक्ट में भी बनता है और कॉन्ट्रैक्ट में आपका धारा 17 के स्पष्टीकरण पर आधारित है। देखिए धारा 17 का स्पष्टीकरण से आधारित है, याद रखिएगा। अब इसमें देखिए हुआ क्या, बता दिया जाए एक लाइन लास्ट में। एक श्री कृष्ण विद्यार्थी था और उसकी उपस्थिति कम थी, माने उसका अटेंडेंस क्या था, मैंने स्कूल में गया ही नहीं ज़्यादा दिन। जब परीक्षा फार्म भरा तो उसने जो अटेंडेंस का कॉलम था उसे खाली छोड़ दिया। एडमिट कार्ड उसका जारी हो गया, वह परीक्षा एलएलबी का ही छात्र था, परीक्षा भी दे दिया। और जब रिजल्ट की बारी आई तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने उसका रिजल्ट ही रोक दिया और कहा कि श्री कृष्ण पर मुकदमा कर दिया और रिजल्ट रोका। कहा कि ये विश्वविद्यालय के साथ फ्रॉड किया है, कपट किया है। मामला चलते चलते सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मौन द्वारा ये मैंने विश्वविद्यालय कह रहा था कि हजूर श्री कृष्ण मौन द्वारा फ्रॉड किया है और उपस्थिति इसे लिखना चाहिए, लेकिन उसके बारे में मौन रह गया। भाई भरा ही नहीं। तो आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई पक्षकार किसी तथ्य के बारे में मौन हो और तो साधारणतः मौन रहना कपट नहीं है, यदि दूसरा पक्षकार सच्चाई का ज्ञान साधारण उद्यम से कर सकता था। अर्थात जब श्री कृष्ण ने फार्म भरा तो क्या विश्वविद्यालय सो रहा था आँख मूंद कर? अगर उसके फार्म को उसी समय मैंने आपका एडमिट कार्ड जारी करने के पहले अगर उसके फार्म को विश्वविद्यालय सही ढंग से चेक किया रहता तो विश्वविद्यालय को मालूम चल जाता कि इसने कॉलम को छोड़ा है। और जब ये परीक्षा दे दिया, अपनी हैसियत में बदलाव ला दिया, तब आप कह रहे हैं कि हम इसके रिजल्ट को रोक देंगे, तो आपके मुंह पर ताला लग जाएगा। यानी कि विश्वविद्यालय के मुख पर आपका ताला लग गया, यानी कि विपरीत बात कहने से रोक दिया गया, मुकरने से रोक दिया गया। इसी को एक लाइन में स्टापेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विबंधित कर देना, यानी कि मुकरने से क्या करना, रोक देना। तो भाई आपका अब बेयरेट की भाषा भाई चलना है। अब सामान्य बातें सब हो गई, बेयरेट निकाल लीजिए तो तब आपका समझा जाएगा एक एक करके। आपका अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी तो आपका तमाम ताम झाम चलेंगे। देखिए थोड़ा समय लगता है भाई, आपका 16 में भी लगा, 17 में भी लगता है। देखिए आपका बेयरेट आप निकाल लीजिए, क्योंकि भाई बेयरेट की भाषा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपका दृष्टांत भी। और एक उदाहरण देखिए आपका बेयरेट क्या कहता है भाई। धारा 17 कपट की परिभाषा, यानी कि फ्रॉड की परिभाषा। देखिए क्या कहा गया बेयरेट में, दो पक्षकार पहले बना लिया जाए। एक संविदा का एक पक्षकार ए है और दूसरा पक्षकार हम क्या बना लें, बी। भाई संविदा का एक पक्षकार ए और दूसरा कौन, विवाह की संविदा करा दीजिए। विवाह की संविदा पर उदाहरण दिया जाए, उदाहरण थोड़ा चेंज किया जाए, क्योंकि घोड़ा कई बार उदाहरण दिया जा चुका है, तो उदाहरण को चेंज किया जाए, नए नए कुछ उदाहरण भी दिए जाए। देखिए आपका बेयरेट की भाषा पहले कवर करना है। देखिए आपका क्या लिखा है भाई,
कपट की परिभाषा कपट से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है। देखिए, निम्नलिखित कार्यों में से कोई भी ऐसा कार्य तो आखिर कितने कार्य धारा 17 में दिए गए हैं? 5। यानी कि कुल मिलाकर कितने प्रकार के कार्यों को धारा 17 फ्रॉड मानती है? तो 5। फिर एक बार देखिए, शब्द से मैं निकाल रहा हूँ, कोई अलग से नहीं मैं निकाल रहा हूँ। जो शब्द मैं दिए गए हैं बेरेट में उसी का मैं अर्थ निकाल रहा हूँ। आप भी घर पे पढ़िए तो थोड़ा ऐसे ही पढ़िए। देखिए आगे, में से कोई भी ऐसा कार्य जो संविदा के एक पक्षकार द्वारा या उसकी मौनानुकूलता से या उसके अभिकर्ता द्वारा, सतर्क रहिए, 2 पक्षकारों में देखिए, 5 प्रकार के कार्यों में से कोई भी ऐसा कार्य जो संविदा के एक पक्षकार द्वारा स्वयं किया गया है, यानी कि संविदा का पक्षकार इन 5 कार्यों में से कोई कार्य स्वयं कर सकता है या इसके मौनानुकूलता का मतलब हुआ साठगांठ कह सकते हैं, या एक की इच्छा पर या एक के कहने पर या ए रजामंद था और एक की ओर से कोई अन्य व्यक्ति ने कार्य किया तो अन्य व्यक्ति हम सी बना लें, यानी कि ए की ओर से किसने कार्य किया है? 5 में से कोई एक कार्य सी, यानी कि या तो ए स्वयं 5 में से एक कार्य करे या ए स्वयं न करके उसकी इच्छा से, उसकी मौनानुकूलता से, उसकी जानकारी में उसकी ओर से कोई अन्य करे। तो अन्य हम किसको बना लिए हैं? सी। या ए का एजेंट, यानी कि ए का अभिकर्ता। तो बताइए फ्रॉड कौन कर सकता है? अब क्वेश्चन निकालिए। स्वयं पक्षकार द्वारा, उसकी मौनानुकूलता से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ऐसे पक्षकार के अभिकर्ता द्वारा, उपर्युक्त सभी। तो कितने लोगों का वर्णन किया गया? 3 लोगों का। तो कपट कितने लोगों द्वारा किया जा सकता है? 3। कौन कौन? फिर एक बार भाई नए क्वेश्चन बनाइए। पहला कौन आया? स्वयं पक्षकार। दूसरा पक्षकार की अनुमति से कोई अन्य व्यक्ति। और तीसरा कौन आया? पक्षकार का कौन है? एजेंट या अभिकर्ता। भाई आपका अभिकर्ता बताया गया था, भले आपको याद ना हो, सेक्शन 11 में, कि जो माइनर हैं, अवयस्क हैं, अभिकर्ता हो सकता है लेकिन मालिक। तो अभिकर्ता मने एजेंट। न आए तो LIC के एजेंट पर देख लीजिएगा। किसके एजेंट पर? LIC के। आगे देखा जाए तो ये जो ए स्वयं करता है या ए की मौनानुकूलता से कोई अन्य करता है या ए का कौन करता है? एजेंट। ये 5 कार्यों में से कोई एक कार्य करेगा। अब किसके प्रति करेगा? या तो दूसरे पक्षकार के प्रति, यानी कि स्वयं किसके प्रति ये लोग कार्य करते हैं? बी के प्रति। तीनों लोग किसके प्रति? देखिए भाई बेरेट से ही आगे बढ़ा जाए, सही रहेगा। देखिए आगे, बेरेट को आगे बढ़ाइए। या उसके अभिकर्ता द्वारा संविदा के आपका किसी अन्य पक्षकार की या उसके अभिकर्ता की, यानी कि ये तीनों में से कोई लोग किसके साथ गलत, माने 5 प्रकार से कार्यों में से कोई कार्य करेंगे तो संविदा के दूसरे पक्षकार के प्रति। तो संविदा का दूसरा पक्षकार इस उदाहरण में कौन है? बी। भाई किसके प्रति? बी के। या संविदा के दूसरे पक्षकार के एजेंट के प्रति, यानी कि इसका मतलब ये हुआ
कि डायरेक्ट बी के प्रति ये 5 प्रकार के कार्य न करके अगर कोई बी का क्या है, अभिकर्ता है, और उसके प्रति ये 5 में से ये लोग कोई कार्य करते हैं तो फ्रॉड माना जाएगा। लेकिन 5 प्रकार के कार्य क्यों किया जा रहा है? अब देखिए आगे भी अभी शब्द खत्म नहीं हुआ। देखिए आपका अभिकर्ता की प्रवंचना करने के आशय से, प्रवंचना करना न समझ में आए तो लिख लीजिएगा धोखा देने के इरादे से, प्रवंचना करने के आशय से या उसे संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करने के आशय से किया गया है। यानी कि या तो धोखा देने के इरादे से या दूसरा पक्षकार संविदा के लिए क्या हो जाए, उत्प्रेरित हो जाए, इस इरादे से किया गया है, तो हम कहेंगे कि पहले पक्षकार ने दूसरे पक्षकार के प्रति क्या किया, फ्रॉड। भाई देखिए लोग पढ़ते रह जाते हैं, समझ में नहीं आता ये धाराएं, इसीलिए भले थोड़ा समय लग रहा हो, लेकिन एकाएक शब्दों का अर्थ भी जानना है, रटने से नहीं होगा। भाई जे में आप रट कर पास नहीं हो सकते। अगर आप चाहें कि हम रट्टा मार लें तो काम नहीं हो सकता। आपको दिमाग में क्या करनी पड़ेंगी, बातें बैठानी होगी। एपीओ में रट सकते हैं लोग, रट्टा मार कर पास भी हो जाते हैं, एलएलबी भी पास हो जाएंगे, लेकिन भाई जे में थोड़ा सतर्क रहना है। देखिए फिर एक बार, यानी कि जब एक पक्षकार स्वयं या उसकी मौनानुकूलता से कोई अन्य या उसका अभिकर्ता दूसरे पक्षकार या उसके अभिकर्ता के प्रति इन 5 कार्यों में से कम से कम कोई एक कार्य इस आशय से करता है कि हम दूसरे को धोखा दे दें या दूसरा पक्षकार को संविदा के लिए क्या करें, उत्प्रेरित कर दें, उकसा दें, यानी कि रजामंद कर लें, उत्प्रेरित कर दें कि हमसे संविदा कर ले, तो हम कहेंगे कि एक पक्षकार ने दूसरे के प्रति क्या किया, फ्रॉड। अब आखिर वो 5 कार्य कौन हैं जहाँ की एक पक्षकार दूसरे के प्रति करता है तो फ्रॉड माना जाएगा। तो अब बेरेट की भाषा निकाल लीजिए और एक एक कार्यों को देखना है। 5 फ्रॉड के कितने प्रकार दिए गए हैं, 5 कार्यों को क्या माना गया है, फ्रॉड। देखिए सतर्क होकर भाई, आपका पहला देखिए थोड़ा समझने में कठिन है, फिर ना आए तो भाई फिर मैं बता दूंगा, आप एक बार इशारा कर दीजिए, इतना भी जल्दीबाजी नहीं है। ना आए तो एक बार इशारा करिए, उसको दोबारा बताया जाएगा। देखिए आपका 60 गांठ माने उसकी इच्छा से, एक ही इच्छा से, एक ही सहमत से। जैसे कि 2 मित्र हैं, एक उदाहरण देख लीजिए भाई, मान लीजिए ए और डी मित्र है, तो एक ही 60 गांठ से, एक ही मौनानुकूलता से, एक ही इच्छा से डी बी को भरमाता है कि हे बी, ये बहुत अच्छा इंसान है, तुम क्या करो, ऐसे संविदा कर लो। तो ये मौनानुकूलता कहलाता है। यानी कि भरमाया डी ने, लेकिन किस लिए कि ए से बी क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट कर ले। लेकिन आपका 5 कार्य करके भरमाया, वही 5 कार्य आपका अब चल रहा है। यानी कि 5 कार्यों में से कोई एक कार्य करके भरमाया है, ऐसे नहीं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 5 प्रकार के कार्यों को ही क्या माना गया है, फ्रॉड। अब एक एक कार्य देखिए 5 का, वही 5, ये उदाहरण ऐसे रहेगा, इसी पर चलते रहना है। 5 कार्य देखिए, पहला देखिए, जो बात सत्य नहीं है उसका तथ्य के रूप में उस व्यक्ति द्वारा सुझाया जाना जो यह विश्वास नहीं करता कि वह सत्य है। इतना उलझाव लिख दिया गया कि आप भी उलझ जाएंगे। देखिए आपका कानून इसीलिए हो रहा हो, माने इसीलिए आपका है, कानून की रचना ऐसी भाषा में की जानी चाहिए कि आम जनता भी उसको आसानी से समझ सके। माने आम जनता भी उसको आसानी से क्या कर सके, समझ।
अब ये जो भाषा हमने बताई, इस भाषा को आप पढ़ेंगे तो भाई पहली नज़र में तो आपका जो नए लोग हैं वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसको आसान भाषा में ये रहा कि जो बात सत्य नहीं है, यानी कि बात बिल्कुल वह क्या है, झूठी, उस बात को सत्य की रूप में बताना और यह जानते हुए बताना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। यानी कि एक लाइन अगर कहा जाए कि सच्चाई जानकर भी उसको किस रूप में पेश करना, झूठ के रूप में। तो आइए, सच्चाई ये जानता है कि हमारे कारखाने में आपका 500 किलो प्रतिदिन चीनी उत्पन्न होती है। एक को ज्ञान है, जानता है सच्चाई। अब एक को बताता है भी कि है भी हमारे कारखाने में प्रतिदिन कितना किलो चीनी का उत्पादन होता है, 1000, और तुम मुझसे 1000 चीनी खरीदने की क्या करो संविदा। अब आप लोग बताइए, इन्हें जो बातें कही हैं क्या वह झूठ है कि सत्य? झूठ। क्या ये इस झूठ को जानता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वह झूठ है? यानी कि एक वो सच्चाई का ज्ञान है, फिर भी वह उसे किस रूप में प्रस्तुत किया, झूठ। यानी कि एक को इस बात का नॉलेज है कि हमारे कारखाने में कितना उत्पादन होता है, 500 किलो चीनी का, फिर भी जानते हुए झूठ भी से बोलता है कि हमारे कारखाने में कितना उत्पादन होता है, 1000। तो ये शुद्ध रूप से संविदा फ्रॉड मानी जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर आपका कह सकते हैं, 2-3 और मैं उदाहरण बताऊंगा। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य के बारे में सच्चाई का ज्ञान रखते हुए उसको दूसरे पक्षकार के सामने झूठ के रूप में प्रस्तुत करता है, तो हम कहते हैं कि उसने दूसरे पक्षकार से क्या किया, फ्रॉड। एक ज़मीन जायदाद का मामला देखिए। ए के पास ये मकान है और ए जानता है कि इस मकान का मैं स्वामी नहीं हूँ, फिर भी बी से बताता है कि मैं ही इस मकान का स्वामी हूँ, और जबकि ए को नॉलेज है कि मैं पूरी तरह झूठ बोल रहा हूँ। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन पूरा एंगल को मिलाकर, जो व्यक्ति किसी तथ्य के बारे में स्टेटमेंट देता है उसे सच्चाई का ज्ञान होता है, फिर भी वह उसे किस रूप में प्रस्तुत करता है, झूठ के रूप में, तो हम कहेंगे कि उसने क्या किया, फ्रॉड किया। यानी कि सत्य बात का ज्ञान रखते हुए और आपका धोखा देने के इरादे से उस सत्य को झूठ में बदल देना, यही तो फ्रॉड है। जैसे कि आपका बबली बंटी, आइए उस पर भी उदाहरण देखा जाए फिल्म पर। बबली बंटी के बाद मैंने के फिल्म में बाद में नहीं भाई, के फिल्म में हीरो हीरोइन ये जानते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ताजमहल मेरा नहीं है, फिर भी दूसरे को बताते हैं कि इसका मालिक मैं हूँ, आप खरीद लीजिए, हमसे विक्रय की संविदा करिए, और आशय ये है कि जैसे ही ये पैसा देंगे ले कर हम क्या करेंगे। तो बताइए, फ्रॉड किया कि नहीं किया? कोई शक नहीं है इसमें। यानी कि आपका ये पहला पॉइंट बताया गया। कहिए तो और 2-3 उदाहरण बताया जाए, वैसे 2-3 पर्याप्त हैं, बहुत ज़्यादा भाई उदाहरण। इस पर आपका एक केस आता है, वह केस देखिए, अभी बताया था मैं, इस पर एक केस आता है, डेयरी वर्सेज पीक का बात। अच्छे से तैयार रखिएगा, 2 एंगल से पूछा, 3 एंगल से मैं बता रहा हूँ अब केस को, और डिटेल में अब केस को चलेंगे। डेयरी वर्सेज पीक के बाद में जस्टिस हर्सैल थे। जज का नाम याद रखिए, कौन थे, हर्सैल, ये तो याद रहे। देखिए इसमें हुआ क्या, और आप लोग खुद बताइएगा कि क्या धोखा देने का
कंपनी का इरादा था कि नहीं। और दो आप खुद बताइएगा जो मैं कॉन्सेप्ट बताया। एक कंपनी ने अपना प्रॉस्पेक्टस जारी किया और उस कंपनी ने सद्भावना में विश्वास किया कि सरकार हमें अनुमति दे देगी, और सरकार से अनुमति मिले ही कंपनी ने जब प्रचार किया तो वह बातें लिख दी और लोगों ने कंपनी पर विश्वास करके उसके शेयर खरीद लिए। तब तक पता लगा कि सरकार ने उसे मान्यता देने से इनकार कर दिया। अब शेयर होल्डरों का क्या होगा। अब कंपनी पर फ्रॉड के लिए मुकदमा लाया गया। कंपनी ये कह रही थी कि हजूर, हमने विश्वास किया सद्भावना में कि सरकार मान्यता दे देगी, हमें हमारा इरादा शेयर होल्डरों से को धोखा देने का नहीं था। अब सरकार मान्यता ही नहीं दी और शेयर होल्डरों को धोखा हो गया, अतः मैंने कपट नहीं किया। तो कपट नहीं किया तो भाई आपका फिर अभी मैंने बताया कि धोखा देने का इरादा नहीं था, लेकिन दूसरे पक्षकार को धोखा हो गया, तो फ्रॉड नहीं। क्या माना जाएगा? धारा 18 में क्या माना जाएगा? मिथ्या व्यपदेशन। अब दो एंगल से यह केस पूछा जाता है। आपका यह केस किससे संबंधित है? अगर दे दे कपट से और मिथ्या व्यपदेशन से, तो क्या मार कराएंगे? क्या माना गया? कपट नहीं माना गया, मिथ्या व्यपदेशन माना गया। भाई याद रखिए, दो एंगल फिर भाई देखिए, जैसे ही लोग एक दो लोग गलत बता रहे हैं तो फिर उसको बताया जाए। अगर ये क्वेश्चन आए कि यह केस किससे संबंधित है, तो धारा 18 मार कर आइए, क्योंकि इसमें फ्रॉड न मानकर मिथ्या व्यपदेशन माना गया। लेकिन अगर एंगल चेंज करे कंपटीशन में कि कपट को सर्वप्रथम किस केस में परिभाषित किया गया, तो डेयरी वर्सेज पिग, यानी कि कपट की परिभाषा तो दी गई, लेकिन इस संव्यवहार को माना क्या गया? धारा 18 में मिथ्या व्यपदेशन, और यही कहा गया कि कंपनी का इरादा धोखा देने का नहीं था। अगला देखिए भाई, आपका दूसरा देखिए कार्य आपका, ये तो पहला निकला कार्य। किसी तथ्य का ज्ञान या विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस तथ्य का सक्रिय छिपाया जाना। देखिए, किसी तथ्य का ज्ञान रखने वाले पक्षकार द्वारा उस तथ्य का सक्रिय छिपाव, निष्क्रिय की सक्रिय, तो सक्रिय रहिए भाई। जैसे कि आपका सक्रियता देखिए, सक्रिय आपका ये देखिए भाई, पहले सक्रिय तो जानिए तब उदाहरण बताया जाए। सक्रिय आपका छिपाव, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिए, ये सच्चाई को जानता है। पहले समझिए उदाहरण, ये सच्चाई को जानता है और जब भी ए के बारे में पता करने गया तो ए इतना तामझाम बना दिया या इतना भौकाल बना दिया या आसपास के लोगों को पहले से ही बरगला दिया कि अगर बी आएगा पूछने तो बता देना कि ताजमहल इनका ही है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? सक्रिय छुपाव। सक्रिय छुपाव का मतलब ये हुआ कि संविदा का एक पक्षकार पूरी निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय है। दूसरा पक्षकार सच्चाई का पता कर रहा है और पहला पक्षकार पूरी तरह सक्रिय है कि किसी भी हाल में सच्चाई इनके पास न पहुँचे। क्योंकि अगर सच्चाई पता लग जाएगी कि ये ताजमहल के मालिक नहीं है तो कोई भी व्यक्ति मुझसे ताजमहल नहीं खरीदेगा। तो आप लोग देखे होंगे, आपका जैसे कि शादी विवाह में भी होता है
मान लीजिए किसी लड़की की शादी तय हुई तो लड़के वाले भी आजकल खोजी कुत्ता है, इसमें शक नहीं है। लड़कियां भी खोजी कुत्ता है, लड़के वाले भी है। देख रहा हूँ भाई मायूस हो गए पीछे वाले, तो थोड़ा एक उदाहरण बता दिया जाए। यानी बीच बीच में गोला वोला चलता रहे तभी तो थोड़ा माहौल बना रहेगा, नहीं तो वहीं फ्राड 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 केवल फ्राडे पड़ा जाएगा। देखिए आगे। अब लड़कियां क्या कर, देखिए लड़के क्या करते हैं भाई, सबकी बात है इसमें कोई ये नहीं है। जब भी शादी तय होगी तो पूरा लड़की का बायोडाटा एक तो फेसबुक से निकालेंगे, सर्च करेंगे। उसके बाद आपका उसके गांव के आसपास कोई परिचित तो नहीं है, खोजा जाएगा और फिर पता कराया जाएगा। और लड़की वाले अगर सक्रिय हो गए, पूरे गांव में आपका गांव के लोगों को बता दिए कि अगर कोई पूछे लड़की के बारे में तो बता देना कि लाखों में एक है, सर्व गुण संपन्न है। तो ये तथ्य का सक्रिय छुपा हुआ क्या हुआ, यानी कि लड़की वालों ने तथ्य का सक्रिय छुपाव किया कि लड़के वाले के पास ये बात क्या करे, पहुँचे कि न। देखिए मौन रह जाते तब कपट नहीं, लेकिन पूरा प्रयास किया कि बात ये न पहुँचे। जैसे कि यहाँ भी कई लोग होते हैं भाई, 2-3 लोग ऐसे भी हैं पढ़ने वाले, पढ़ेंगे यहाँ, कोई बाहरी लड़का आएगा तो भाई बताएंगे कि दिल्ली चलो जाओ, दौलताबाद जाओ, पढ़ेंगे यहाँ लेकिन गुण गाएंगे किसी और का, कहेंगे दिल्ली। अरे भाई तो आप भी क्यों नहीं वहीं जाकर पढ़ रहे हैं, यहाँ क्या ज़रूरत है आने की। मैंने 2-4 लोग ऐसे भी कबीराई संसार में भांत भांत के लोग। आपका सही बात है। फिर मैं जानता हूँ कि 2 साल भर वहाँ पढ़ेंगे, 1.5 साल, फिर घर वापसी होगी, फिर बैक होंगे, वहीं है कि सब कुछ लुटा देते हैं, तब आते हैं हाथ खड़ा दिवालिया का कर देते हैं। मेन दिक्कत यही है कि जब आ जाएंगे लुटा के तब उनको। आपका तमाम फ़ोन इस समय आ रहा है कि क्रैश कोर्स यूपीजे का कब चलेगा, ये कब चलेगा। लड़कियों के फ़ोन आ रहे हैं ज़्यादा, कितने साल से मैं तैयारी कर रही हूँ, प्री नहीं निकला, ये नहीं निकला, क्या करूँ मैं। तो हम कहे कि इंतज़ार करिए, जब वैकेंसी आएगी तभी आपका क्या चलेगा, क्रैश कोर्स चलेगा। अभी संभव नहीं है भाई, हमेशा थोड़े चलता है क्रैश कोर्स। अब वैकेंसी आएगी तो अलग से चला जाएगा 2 घंटा रेगुलर बैच के अलावा। आगे देखिए भाई आपका। और लड़की वाले भी मान लीजिए लड़के के बारे में पता करने गए तो लड़का भी गांव में माहौल बनाया है, जितने उसके आपका क्या है सहपाठी, 2-2 बोतल पिलाकर टाइट किया है कि देखो कोई भी आए गांव में बाहरी पूछे कि हमारे बारे में तो बता देना कि 2 बूंद कभी नहीं लेता। अब देखिए आगे भाई, इसके बाद हमारे बस की बात नहीं है भाई। मैंने इसके बाद हमारा एरिया ख़त्म हो जाता है। आगे देखिए। तो अब तो जान लिया ना कि तथ्य का सक्रिय छुपाव का मतलब एक लाइन में कि दूसरा पक्षकार सच्चाई जानने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन पहला पक्षकार ऐसा स्वांग रखता है कि दूसरे पक्षकार को सच्चाई का पता न लगे। उसी को हम क्या कहते हैं, तथ्य का क्या सक्रिय छुपाव। अगला देखिए भाई आपका दूसरा भी खंड हुआ। कोई वचन जो उसका पालन करने के आशय के बिना दिया गया हो, ये अति महत्वपूर्ण ये भी है। कोई वादा किया गया है और वादा इसलिए किया गया है कि हम इसका पालन नहीं करेंगे। यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनता है वह टेक्निकल क्वेश्चन बनता है, सतर्क रहना भाई। यहाँ जो क्वेश्चन बनता है वह क्या बनता है, टेक्निकल क्वेश्चन बनता है। और अच्छे से दिमाग में 2 बार मैं बताऊंगा, बैठा लेना है कंपटीशन के लिए। देखिए आपका ए ने बी से विवाह का वादा किया और 1 जनवरी को किया। तो अगर 1 जनवरी को ए का इरादा ये था कि हम बी से विवाह करेंगे और बाद में ए का इरादा बदल गया तो इसे फ्रॉड नहीं माना जाएगा, क्योंकि जिस तारीख को ए ने वादा किया था
उस तारीख को उस वचन का पालन करने का उसका इरादा था। अगर ए ने 1 जनवरी को वादा किया और उसी वादा करते समय ही ए का इरादा ये था, आशय ये था कि मैं इस वचन का पालन नहीं करूँगा, तब तो ये कहा जाएगा कि ये ने क्या किया, फ्रॉड। फिर एक बार समझिए तो उदाहरण 2-3 देखा जाए। पहले तो भाई आपका कंसेप्ट बनाइए, यही आपका पूछा जाता है ज़्यादा। पहला नियम देखिए, यदि किसी पक्षकार ने दूसरे को से वादा किया है और वादा करते समय, याद रखिए बाद में पहले नहीं, वादा करते समय उसका इंटेंशन, इरादा या मन ये था कि वह भविष्य में वादे को निभाएगा नहीं, तो ये कहा जाएगा कि एक पक्षकार ने दूसरे के साथ क्या किया है, फ्रॉड, कपट। दूसरे एंगल से इसको अब देखिए, अगर वादा करते समय वचन का पालन करने का इरादा था, माने वादे का, और बाद में किसी समय क्या हो गया, इरादा बदल गया, तो इसे कपट नहीं माना जाएगा, फ्रॉड नहीं माना जाएगा। तो 3-4 उदाहरण इस पर आते हैं, ज़्यादा विवाह संबंधी उदाहरण आते हैं और आजकल चल भी रहा है ज़्यादा, विवाह संबंधी ज़्यादा उदाहरण आते हैं भाई। देखिए 2-3 उदाहरण। ए ने बी से 1 जनवरी को वादा किया कि हे बी, मैं अपनी तुम्हें ज़मीन बेचूंगा, वादा कर दिया, करार हो गया, और ए का इरादा उसी समय ये था कि मैं बी से एडवांस लूँगा और बी को क्या करूँगा, धोखा दूँगा, इसको ज़मीन कभी भी बेचूँगा नहीं। इसका मतलब कि ए ने फ्रॉड किया कि नहीं किया, किया। अब दूसरा उदाहरण, ए ने 1 जनवरी को बी से ज़मीन बेचने का वादा किया, उस समय ए का इरादा था कि हम बी को क्या बेचेंगे, ज़मीन, लेकिन 10 तारीख को ए का इरादा बदल जाता है, तो क्या ए ने फ्रॉड किया कि नहीं किया, बताइए। तो बाद में इरादा बदला, बाद में धोखा, बाद में इरादा बदला कि उसी समय, तो बाद में अगर वचन पालन का आशय न हो, माने बाद में उसका इरादा बदलता है, तो फ्रॉड माना जाएगा कि नहीं, नहीं माना जाएगा। इस उदाहरण को ज़्यादातर वर्तमान समय में ज़्यादा जो मामले आ रहे हैं भाई, देखिए सभी लोग वयस्क हैं भाई, बातों को बुरा किसी को न लगे, ये नहीं कोई कह सकता कि हम माइनर हैं। वैसे भी मैं एक सीमा में ही पढ़ाता हूँ, उस सीमा के बाहर मैं कभी नहीं जाता, लेकिन जो सामाजिक स्थितियाँ हैं उस पर भी गौर करना पड़ेगा, जो नए नए केस आ रहे हैं। और आइए विवाह की संविदा देखा जाए। ए ने बी से वादा किया कि तुम मेरे साथ रिलेशन बनाओ और मैं तुमसे विवाह करूंगा। ऐसी दशा में अब न्यायालय हमेशा कह रहे हैं कि अगर ए का इरादा ये था कि वह केवल रिलेशन बनाएगा, विवाह नहीं करेगा, तो ये फ्रॉड माना जाएगा, और ए का इरादा अगर बाद में बदल गया तो फ्रॉड नहीं माना जाए। ये पहला नियम। दूसरा नियम आपका, ऐसे ज़्यादातर मामले दुराचार के आ रहे हैं, मैंने ऐसे मामले किसके आ रहे हैं, दुराचार के। तो अभी केरल हाई कोर्ट का भी निर्णय आया, तमाम निर्णय आया कि केवल ये कहना कि ये हमसे विवाह का वादा किए थे, रिलेशन बनाए, उसके बाद केवल इसके कारण से दुराचार नहीं हो जाता, ये साबित ही करना पड़ेगा कि बी ने जो सम्मत दी थी इसके लिए, वह इस विश्वास पर दी थी कि यह अपने वचन का पालन करेगा और हमसे क्या करेगा, विवाह। अगर ए को पता था कि ये फ्रॉड करेगा तो दुराचार नहीं माना जाएगा। अगर ए की एज कितना से ऊपर हो, 18 या 18 से ऊपर, और तमाम अभियुक्त इस आधार पर बाइज्जत क्या हो जा रहे हैं, बरी।
तो ये तो अलग बात है भाई, आपका आईपीसी में जाएगा। तीसरा देखिए भाई, अगला आपका देखिए आपका इसमें वचन में अगला देखिए आपका, प्रवंचना करने योग्य कोई अन्य कार्य। यहाँ से आपका चौथा खंड से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। चौथे खंड से आपका लिख देखिए तो है कि नहीं नोट्स में भाई, आपका अवशेषी कपट, देखिए तो लिखा है कि नहीं नोट्स में एक बार, आपका चौथा खंड में लिखा है कि नहीं, नहीं तो उसको लिखिए। रिजुडियरी फ्रॉड, नया क्वेश्चन निकालिए भाई, जितनी बार पढ़ाया जाता है कुछ न कुछ नया मिलता है। उस चौथे खंड में लिखिए, ना लिखा हो तो अवशेषी कपट या रिजुडियरी फ्रॉड, अवशेषी, अभी हम बताएंगे फिर अवशेष, सुबह भी आज बताया गया अवशेषी, अवशेषी कपट, अवशिष्ट कपट, अवशिष्ट भी कहा जाता है इंग्लिश में रिजुडियरी फ्रॉड, इंग्लिश में रिजुडियरी फ्रॉड। देखिए रिजुडियरी फ्रॉड का मतलब, पहले रिजुडियरी या अवशेषी या अवशिष्ट शब्द को समझिए दिमाग में, तब तो हम बताएं। देखिए आपका 2-3 एंगल से पहले समझिए भाई, दूसरी जगह जाकर, अभी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं। सबसे अच्छा रहेगा आईपीसी में, कुछ लोग पढ़े भी हैं भाई, नए लोग तो भले न पढ़े हों, लेकिन आपका कुछ लोग पढ़े भी हैं। आईपीसी की धारा 511 क्रिमिनल अटेम्प्ट या आपराधिक प्रयत्न के बारे में एक अवशेषी धारा है, अवशिष्ट धारा है। अवशिष्ट धारा का मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रयत्न कहीं आईपीसी में अलग से दंडनीय न हो तो किस धारा के तहत दंडनीय होगा, 511। उसी प्रकार आपका कॉन्ट्रैक्ट की धारा 17 का क्लाज 4 भी देखना है। ये कहा जा रहा है कि ए द्वारा या ए की मौनानुकूलता से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या ए के एजेंट द्वारा कोई भी ऐसा कार्य जो बी के प्रति या बी के एजेंट के प्रति किया जाए और या तो धोखा देने के इरादे से किया जाए, यानी कि किस इरादे से, धोखा देने का, तो उसे भी फ्रॉड माना जाए। तो इतना लिखने की क्या आवश्यकता थी, मैंने इतना बेरकपन चौड़ा करने की क्या आवश्यकता थी। एक लाइन में भी लिखा जा सकता था कि एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को धोखा देने के इरादे से कोई भी कार्य किया जाएगा तो उसे हम क्या मानेंगे, फ्रॉड। तो इतना लिखने की क्या आवश्यकता थी, वो तो क्लास 4 से ही सभी फ्रॉड क्या हो जाते, कवर। भाई कोई भी कार्य जो एक पक्षकार किसके प्रति करे, दूसरे के प्रति, और क्या देने के इरादे से, धोखा, तो कोई भी कार्य, तो क्या जरूरत थी इतना बेरक लिखने की, एक ही लाइन में लिख देते कोई भी कार्य। तो इसीलिए आपका इस क्लाज को अवशेषी कपट, अवशेषी कपट मतलब कि जो फ्रॉड 1 में, 2 में, 3 में और 5 में नहीं आएंगे, लेकिन धोखा देने के इरादे से किए गए हैं, तो किस क्लाज में हम सेट करेंगे, 4 में। आइए 5वां देखा जाए भाई, आपका 5वां क्लास देखिए, कोई ऐसा कार्यालोप जिसका कपटपूर्ण होना विधि विशेषतः घोषित करे। आइए भाई, यानी कि कोई ऐसा कार्यालोप जिसे कि कानून ने विशिष्टतया, मतलब अभी आपका सुबह वाले पीरियड में भी बताया गया, विशिष्टतया मतलब स्पेसिफिक तौर पे, स्पेसिफिक तौर पर ने विशिष्ट तौर पर, यानी कि स्पष्ट रूप से लिखकर विशिष्टतया फ्रॉड घोषित किया हो, यानी कि कुछ का जिन कार्यों को कानून ने ही क्या घोषित किया हो, फ्रॉड,
उसे भी कपट माना जाएगा। तो दिमाग लगाइए और बताइए क्या कहीं अन्य कानून में, एक दो तो उदाहरण आपको देना पड़ेगा, तो उदाहरण दीजिएगा। तो टीपीए की धारा 55 उदाहरण दीजिएगा और टीपीए की कौन सी धारा 53। दो उदाहरण लिखिएगा मेंस में, कौन कौन, टीपीए की कौन सी धारा 53 और टीपीए की कौन सी धारा 55। दो उदाहरण देने पड़ेंगे। देखिए इसको भाई, देखिए इसमें क्या है, आपका कपटपूर्ण अंतरण यानी कि धोखा देने के लिए अंतरण टीपीए के किस सेक्शन में है, 53। किस सेक्शन में, तो कानून ही धोखा मानता है। तो धारा 17 का क्लाज 5 कहता है कि जिन कार्यों को कानून ने धोखा माना है वह भी कपट माना जाएगा। तो कौन सी धारा टीपीए की हमने कवर किया, 53। 55 आइए भाई, 55 में एक उदाहरण दे दें। आपका बिहार यूपी में भी आ चुका है भाई, और ये आपका बिहार में भी आ चुका है। देखिए क्या बना है, क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व टीपीए की धारा में, पिछली बार एमपी में भी आया था, एमपी में आया था कि क्रेता और विक्रेता के अधिकार और कर्तव्य की धारा में दिए गए हैं। और बिहार में तो टीपीए में ये मेंस में भी पूछा गया है, मेंस में आ चुका है। तो कहाँ दिए गए हैं टीपीए में, 55। विक्रेता का यह कर्तव्य है कि अगर उसके स्वामित्व या हक में त्रुटि है तो वह खरीदार को बता दे। यदि विक्रेता उस त्रुटि को नहीं बताता तो ये माना जाएगा कि सामान या अचल संपत्ति बेचने वाले ने दूसरे पक्षकार से क्या किया है, फ्रॉड। भाई बताए सच्चाई, और नहीं अगर हक में कोई कमी है तो क्या करे, बताए। नहीं बताता तो माना जाएगा कि उसने क्या किया है, फ्रॉड। समय है ना भाई, कितना अच्छे बज गया। हाँ रेस्ट ले लीजिए, क्योंकि मौन भाई अलग से क्वेश्चन बनता है, मौन हो नहीं पाएगा कम समय में, वो भी आधा घंटा चाहिए मौन द्वारा फ्रॉड। तो कल बताया जाएगा आपका। रेस्ट ले लिए तो टाट चलेगा भाई आपका, कृत में भी थोड़ा कल भाई लिखवाया जाएगा। देखिए आपका कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया जाएगा कल, पढ़ेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो पढ़िए, तबीयत थोड़ा सही है, क्योंकि थोड़ा सावधानी आदमी बरत रहा है भाई, कुछ दिक्कत आ जा रही है तो थोड़ा सावधानी, इसीलिए आपका नाक को कर मुँह बांध के चल रहा आदमी भाई। नहीं थोड़ा डस्ट वस्ट से हमें लगता है दिक्कत हो जा रही है हमें, क्योंकि तो अभी आपका टाट चलेगा भाई। कल कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया जाएगा, तो पहले पीरियड में लेक्चर चलेगा स्टार्ट का, सेकंड में लिखवाएंगे, 3-4 क्वेश्चन निकाल दें। मैंने पहले में कल लेक्चर चलेगा, सेकंड में हम लिखवाएंगे।